Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor आरजू कक्कड़. इस सेशन में हम 18th ऑफ मई से एसोसिएटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं न्यूज़ में उनको कवर करेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए, और एक बहुत ही अच्छा हिंदू के अंदर आज एडिटोरियल आया है उसको भी देखेंगे. सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम मैं सेशन शुरू कर रही हूँ. उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. देखो वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दिया करो. यू कैन लाइक द सेशन. कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हो एंड आप दूसरों को रेफर भी कर सकते हो जिनके साथ आप कांटेक्ट में हो एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, राइट. तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, सो उसकी एक लिस्ट मैं पहले आपको दिखा देती हूँ. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज आर्टिकल्स. एक तो हम जल जीवन मिशन के बारे में आज देखेंगे. जल जीवन मिशन न्यूज़ में भी है, मतलब ये मिशन जो है अभी नंबर्स अपडेट हुए हैं, सो ये जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. सागर परिक्रमा इनिशिएटिव कैसा इनिशिएटिव है, इसका 5th फेज़ अभी आया है और कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, इसके पीछे पर्पस क्या है. सो विल टॉक अबाउट इट. जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. इन डेप्थ हम इसको कवर करेंगे. नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023. सो ये रिपोर्ट कौन लेकर आता है, इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स क्या हैं वो देखेंगे. जीएस पेपर 2 से यू कैन लिंक इट. फिर उसके बाद हम सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेंगे. अगर आप इन सेशंस के साथ रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा एक डेली टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ भी जो न्यूज़ के अंदर है और कैसे उसको देखना है मैप में, वो भी कवर करते हैं. जैसे कभी उड़ीसा घुमाते हैं, कभी केरला चले जाते हैं, राइट. सो कभी कभी तो किसी स्टेट में 2 बार विजिट कराते हैं थ्रू प्रोटेक्टेड एरियाज़. सो मैप में इसको कैसे आप लोकेट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैप प्रैक्टिस. और मैंने इसके पीछे की टेक्निक्स बहुत बार शेयर करी हैं. वापस से जब हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी कवर करेंगे, आई विल शेयर दैट विद यू. सो इसको कवर करेंगे. फिर उसके बाद एक एडिटोरियल आया है, दैट इज़ केरला एन एग्जाम्पलरी स्टोरी इन पैलिएटिव केयर. क्या होता है पैलिएटिव केयर, क्या है केरला की स्टोरी, क्या मतलब ऐसे एग्जाम्पलरी स्टोरी अगर हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, सो ऐसा क्या है स्पेशल. तो ये कुछ आर्टिकल्स रहेंगे एंड आई थिंक नाउ विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ योर जल जीवन मिशन. न्यूज़ में यूँ है कि आज़ादी का अमृत काल अंडर इट जल जीवन मिशन सेलिब्रेट्स अ न्यू माइलस्टोन. क्या माइलस्टोन अचीव किया है? Ensuring safe और clean drinking water through taps to more than 12 करोड़ rural households of the country. So country में 12 करोड़ rural households को जल जीवन मिशन के थ्रू, टैप्स के थ्रू सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलने लगा है. ठीक है. तो थोड़ा सा अब इसके बारे में इन डेप्थ कवर करते हैं. जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक यानी कि 2024 तक यू इंश्योर कि हर घर जल हो, पाइप्ड वाटर सप्लाई हो. हर घर जल मतलब जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको ध्यान में रखना है. स्टेटमेंट ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ये एज ऑन डेट अगर अभी मैं बात करूं तो 5 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जो कि 100% कवरेज उनको हो चुकी है अंडर दिस जल जीवन मिशन. सो जो 5 स्टेट्स हैं वो हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब. ये 5 स्टेट्स हैं जिनको दैट आर कवर्ड 100% कवरेज अंडर जल जीवन मिशन. 3 यूटीज़ पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो दे आर दी 5 स्टेट्स एंड 3 यूटीज़. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश देखो तो 98.35% और बिहार 96.05%. ये पहुंच चुके हैं यहाँ तक. तो इसका मतलब दे आर अबाउट टू अचीव दैट सैचुरेशन इन द नियर फ्यूचर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या कहता है? क्या कहता है? पढ़ा है ना. मतलब मैंने आपको, अगर ये सेशन रेगुलर देखते हो तो मैंने आपको एसडीजीज़ के बारे में सारे एसडीजीज़ कवर करवाए थे और मैंने कहा भी था कि सारे एसडीजीज़ याद करो, इम्पॉर्टेंट है. और एक बार एसडीजीज़ देखोगे ना, सारे के सारे देखोगे वही यूपीएससी का सिलेबस है. तो एसडीजी 1, 2, 3, 4 मतलब पता होना चाहिए कौन सा एसडीजी क्या कहता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या कहता है? वो कहता है सेफ एंड अफोर्डेबल वाटर टू ऑल. यही तो हम जल जीवन मिशन के अंदर कर रहे हैं. तो इस एसडीजी को भी हम अचीव कर रहे हैं बाय मार्चिंग टुवर्ड्स इट थ्रू जल जीवन मिशन. सो सेफ वाटर
हर घर को इन ऑल द हाउस होल्ड, स्कूल्स, आंगनवाड़ीज, अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, रूरल एरियाज के अंदर 2024 तक आप चाहते हो कि हो जाए पाइप्ड वाटर सप्लाई। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द जल शक्ति मंत्रालय, ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी वही है, डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट जो है उस पर फोकस करना। द मिशन विल फोकस ऑन इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द लोकल लेवल, इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सोर्स सिस्टम। मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करो, जो हाउस होल्ड से वेस्ट वाटर आ रहा है आप उसको मैनेज कर सकते हो बाय रीयूजिंग इट इन द एग्रीकल्चर। सो ये स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं आप उनको कन्वर्ज कर सकते हो ताकि यू कैन गो विद द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री, राइट। सो ये है आपका जल जीवन मिशन। इसका फंडिंग पैटर्न में एक यूनिक बात है जो आपको याद रख लेनी चाहिए कि यूजुअली क्या है ना 60-40 शेयर होता है सेंटर और स्टेट का। इस फंडिंग पैटर्न में जो शेयरिंग पैटर्न है उसका प्रपोर्शन 50-50 है, मतलब 50 तुम्हारा 50 हमारा। सो 50-50 शेयरिंग पैटर्न है। तो ये एक मतलब अलग बात है, अलग इन द सेंस जनरली स्कीम्स में 60-40 होता है। सो यहाँ पर शेयरिंग पैटर्न के अंदर सेंटर और स्टेट का 50-50 है। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का 90-10 रेशो है। यूटीज़ का 100% फंडिंग दी जाएगी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैटर नहीं करता विद लेजिस्लेटर विदाउट लेजिस्लेचर, सिंपली 100% फंडिंग है इन केस ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। अगला इनिशिएटिव जो है वो है सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। सागर की परिक्रमा करनी है, यही है। यूनियन मिनिस्ट्री जो है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की, दे हैव रिसेंटली अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ 5th फेज ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। अब मैं चाहूँ तो ये इतनी लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, ये सारी ऐसे पढ़ सकती हूँ, बट वो नहीं, पढ़ना नहीं है। वो पढ़ तो आप खुद भी लोगे, चीज़ों को सुनो, जितना सुनोगे उतना क्लियर होता जाएगा, राइट। अब बात ये है, मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर what? Taking care of fisheries, animals, dairy related matters in the country, right? तो उन्होंने अनाउंस किया है द स्टार्टिंग ऑफ दिस 5th फेज ऑफ सागर परिक्रमा इनिशिएटिव। सागर की परिक्रमा नाम से ही पता चल रहा है, जब आप कोस्टल एरिया या ट्रैवलिंग अलोंग द सी, बाय सी अलोंग दैट कोस्टल एरिया, पर्पस क्या है? पर्पस है फिश फार्मर्स, फिशरमैन, इन सबको सपोर्ट करना। पर्पस है क्या? टू सपोर्ट एंड शो योर यूनिटी विद द फिशरमैन, फिश फार्मर्स एंड अदर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द फिशरीज इंडस्ट्री, टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिशर्स। तो ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली इट इज़ टू शो सपोर्ट। और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फिशरमैन के, फिश फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टेक होल्डर्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, दे विल बी द पार्ट ऑफ इट। पर्पस है जो फिशर्स चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको समझना एंड इन्वॉल्विंग बेसिकली जो भी द वन हु इज़ इन्वॉल्व इन द फिशरीज इंडस्ट्री, जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को एड्रेस करना, उसको अंडरस्टैंड करना एंड देन एमिंग टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड अपलिफ्ट देयर लाइवलीहुड, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बात यही लिखी हुई है, चैलेंजेस जो फिशर्स और स्टेक होल्डर्स एड्रेस कर रहे हैं वो देखना। और वही इट इज़ एज अंडर द स्पिरिट ऑफ 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी है एंड इट विल बी अकम्पेन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, स्टेक होल्डर्स, फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोफेशनल, साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द नेशन। ये 5th फेज जो है जर्नी की, दैट विल एनकम्पास हाउ मेनी लोकेशंस? वेरी इंपॉर्टेंट, 6 लोकेशंस अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। देखो जो जैसे फर्स्ट फेज थी 2022 में आई, सेकंड फेज आई, सेकंड जैसे थर्ड फेज है मान लो वो महाराष्ट्र और गुजरात को कैटर किया, उसने कवर किया कोस्टल एरिया। ये जो 5th फेज है ये महाराष्ट्र और गोवा को कैटर कर रही है। और यहाँ पर ये जो 5th फेज आ रहा है, ये 5th फेज क्या शो कर रहा है? मतलब स्टार्टिंग दिस 5th फेज इज़ अ वेरी बिग डील बिकॉज ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज़
continuing its effort to understand and address the challenge faced by the fishers. तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि सरकार भी कमिटेड है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन फिशिंग, राइट. सो अब आई थिंक मतलब आपको ये फिफ्थ फेज का भी अपना एक लॉजिक इन द सेंस, मतलब आप इससे क्या मीनिंग निकाल सकते हो कि यहाँ पर अगर फिफ्थ फेज आ रही है तो गवर्नमेंट भी वो डेडिकेटेड एफर्ट शो कर रही है सो दैट यू कैन इम्प्रूव दी लाइवलीहुड, दी अपॉर्चुनिटीज, द चैलेंजेस बीइंग फेस, उसको एड्रेस करें, राइट, फॉर द फिशर्स. अगला जो आर्टिकल है दैट इज योर ग्लोबल रिपोर्ट. ये रिपोर्ट है ऑन इंटरनल रिप्लेसमेंट 2023. लोग रिप्लेस होते हैं, एक होती है इंटरनल रिप्लेसमेंट और एक होती है एक्सटर्नल, जहाँ पर आप विद इन द कंट्री, अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब विद इन द कंट्री अगर कोई भी सिचुएशन हो सकती है दैट फोर्स द पीपल टू मूव फ्रॉम देयर होम्स टू डिफरेंट प्लेसेस within their own country, that is your internal displacement. External displacement कौन सी displacement होती है? External displacement is when people like flee off to the other country. अब वो better livelihood हो या there can be any reason. So basically external displacement is different. External displacement दो countries के बीच में होगा and it does not include those who have left their country and moved to different countries as refugees for the one reason or the other. तो यहाँ पर जो internal displacement है और external displacement है वो दो अलग अलग बातें हैं. So external displacement में like when people flee their country and go to the another country, it is called external displacement. Yeah, it can happen when like people feel it is safer or better to leave their home country and seek refuge or better life in a different country, right? वो एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट में आता है. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में वो जो रिफ्यूजीज वाला कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट इन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्सटर्नल, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हो, राइट. अब रीज़न क्या है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के? वो कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न्स अभी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अ नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जहाँ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है, वो नंबर हो चुका है 71 मिलियन. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है. ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुई है बाय द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2023. ये रिपोर्ट जो है इट इज़ रिलीज्ड बाय नॉर्वेजियन रिफ्यूजीज काउंसिल्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, राइट. सो यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट दोज हु लेफ्ट फॉर डिफरेंट कंट्रीज. ये मैंने आपको बता ही दिया. इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स बताने से पहले मैं आपको जैसे रीजंस बताना चाहती हूँ. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो होती है क्यों होती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस. जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, कहीं पे कोई डेंजरस सिचुएशन हो गई जहाँ पर लोगों को इंटरनली डिस्प्लेस होना पड़ रहा है टू लीव देयर होम्स एंड फाइंड सेफ्टी समवेयर एल्स विद इन देयर ओन कंट्री. सो ये हो गई आपकी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, ये रिपोर्ट नोट कर रही है दैट फोकसेस ऑन द पीपल कि व्हाट फोर्स्ड देम, क्या फोर्स किया उनको सो एज टू मूव विद इन देयर ओन कंट्री, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस. तो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है सबसे पहले 2021 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए 2022 को, सो internally displaced people around the world they reached a number of 71.1 million, which is an increase of 20%. बहुत बड़ा नंबर हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस ने ट्रिगर किया है 28.3 मिलियन लोगों को टू गो फॉर द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से 17 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स हुई. ड्यू टू डिजास्टर 32.6 मिलियन पीपल वर displaced, which is an increase of 40% from their 2021 and largely because of the La Nina also. Of the total disaster displacement, 98% were triggered by weather related events, floods, storms. इसमें मैं आपको इंडिया की रैंक बताऊं, so India recorded 4th largest disaster displacement with 2.5 million displacements. हाईएस्ट नंबर ऑफ डिज़ास्टर से जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं वो है पाकिस्तान के अंदर. 8.16 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं बिकॉज ऑफ द डिज़ास्टर, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ योर सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है
कहाँ पर है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। किसी को कोई आइडिया है? एनीबडी इज हैविंग द आइडिया कहाँ है सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बताओ, सोचो, मतलब बताओगे तो कैसे ही सोच ही लो। अगर सोच लिया है तो फिर बात कर लेते हैं इसके बारे में। सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, राइट। तो आज हम बेसिकली थोड़ा सा उड़ीसा घूम के आएंगे। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। लेट्स हैव अ लुक नाउ। ओके, सो न्यूज़ में क्यों है पहले यही देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज़ होम टू मोर देन 200 एलिफेंट्स। लेकिन अभी देर आर ओनली अबाउट 20 to 25 एलिफेंट्स लिविंग इन द सेंचुरी। सवाल यही, आपके मन में जो सवाल है वही न्यूज़ है कि सवाल यही है कि सवाल यही से आता है ना कि माइग्रेशन पैटर्न जो इस एलिफेंट का चेंज हुआ है, व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस आउट ऑफ इट। पहला तो यही हो सकता है जो माइग्रेशन जो है पैटर्न जो है वो एलिफेंट्स का चेंज हुआ हो। नाउ दे आर गोइंग टू डिफरेंट एरियाज आउटसाइड द सेंचुरी and maybe they are not finding enough food or suitable living conditions in their century anymore. Any reason can be there. दूसरा रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकता है, जो आप एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, सड़कें बना रहे हो, उससे क्या कर रहे हो आप नेचुरल हैबिटेट्स को एनिमल्स के इंक्लूडिंग द एलिफेंट्स आप डिस्ट्रप्ट कर रहे हो. So these changes might take it difficult for elephants also to migrate as they used to. बेसिकली नंबर ऑफ एलिफेंट्स का डिक्रीज होना इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि एलिफेंट्स देखो, चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, कोई भी स्पीशीज़ हो, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. हमारे लिए आज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानना. ठीक है, तो मैप में देख लेते हैं. देख पा रहे हो, उड़ीसा थोड़ा सा घूम के आते हैं और ये रहा आपका सतकोसिया जॉर्ज. सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी ओज इट्स नेम टू द नैरो स्ट्रेच ऑफ रिवर महानदी. सबको पता है उड़ीसा से महानदी बहती है, तो यहाँ पर द सेंचुरी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बातें कर चुकी हूँ. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं. अगर ये है तो कौन सा एक्ट इससे एसोसिएटेड है, ये बताना है. और दूसरी बात ये, जैसे आज हम उड़ीसा में घूम रहे हैं PPT के थ्रू इस लेक्चर में, तो कितनी भी स्टेट्स हो गई. फॉर एग्जांपल कल हम आसाम गए थे. अब आसाम में मैंने आपको मैप दिखाया था, एक प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ में है. आपके लिए क्या होता है होमवर्क, मैप खोलना है और बाकी जो भी उस स्टेट में प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनको खुद से देखकर अपने जो 2 रुपये या पता नहीं 3 रुपये का, आई डोंट नो अब कितने का आता है, वो वही पेपर वाला मैप आता है जिसको आप वॉल पे छोटा सा पेस्ट कर सकते हो. वहाँ पर खुद से लोकेट करोगे तो आपको पता चलेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आप देख पाओगे. और इम्पॉर्टेंट है ये, और इससे क्या है ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा बाद में जाके. तो आप क्या कर रहे हो, आज हम उड़ीसा गए हैं तो अब जैसे उड़ीसा है, अब उड़ीसा के अंदर आपने आज सतकोसिया सेंचुरी देख ली, तो बाकी और जो भी सेंचुरीज़ हैं आसपास, भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है वो लोकेट करो जाके, राइट. सो इससे क्या होगा, उड़ीसा के जितने भी स्टेट्स, इस स्टेट के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो आपके उस दिन कवर हो गए. क्या पता 2 दिन बाद फिर से उड़ीसा का कोई नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ के अंदर आ जाए, तो अब रिवाइज हो जाएगा आपका. दिस वे यू कैन फॉलो. बट बात यही है, फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, पहले तो फॉलो ही कर लो, यही बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, अभी ये जो सेंचुरी है इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द टाइगर हैबिटेट. NTCA के बारे में आप मुझे बताओगे. सतकोसिया टाइगर रिजर्व comprises of 2 adjoining centuries of central Odisha named as सतकोसिया जॉर्ज सेंचुरी एंड बैसपल्ली सेंचुरी. सो यहाँ पर ये जो दोनों सेंचुरीज हैं टुगेदर दे कवर एन एरिया एंड इट हैज़ बीन नोटिफाइड एज सतकोसिया टाइगर रिजर्व. यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, सॉल फॉरेस्ट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. दे कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया. और फना की बात करें तो एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड डॉग्स, स्लॉथ बियर्स एंड डियर, ये सब आपको स्पीशीज फ्लोरा और फना की देखने को मिलेंगी. क्लियर है, यहाँ तक सब सॉर्टेड है. चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर. ये ना बहुत अच्छा और बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया आर्टिकल है, और इसके पीछे का जो एसेंस है, जो थीम है, जो पर्पस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. अच्छा इन द सेंस मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है.
पैलिएटिव केयर की यहाँ बात हो रही है। अब पहले तो सवाल यही आएगा कि पैलिएटिव केयर ही क्या होता है, और केरला एन एग्जाम्पली स्टोरी इन द पैलिएटिव केयर, मतलब क्या, मतलब केरला ने कुछ कमाल करके दिखाया है इन पैलिएटिव केयर। बिल्कुल। पैलिएटिव केयर क्या होता है, और ये जितनी भी लाइंस आपके सामने लिखी हुई हैं, मैं ये सब पढ़ूंगी तो मतलब पढ़ दूंगी, बाद में पढ़ूंगी, पहले ना आप ध्यान से सुन लो। लेट्स टॉक अबाउट पैलिएटिव केयर नाउ। जब आपको मतलब जब किसी पेशेंट को ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है तो आपको 6-6 महीने साल भर हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, कहीं वहीं एडमिट रहना पड़ता है, और डिस्टेंस बहुत दूर हो सकता है। देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। अब हर चीज़ हॉस्पिटल में हो वो तो नहीं है। पैलिएटिव केयर मतलब एक ऐसी अप्रोच जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स को इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ चाहे कोई पेशेंट बीमार होता है ना तो उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। सो यहाँ पर ये जो केयर है, इट इज़ एन अप्रोच टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट्स एंड फैमिलीज हु आर डीलिंग विद लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, चाहे वो हार्ट डिसीजेज हो, कैंसर हो, क्रॉनिक लाइक पल्मोनरी डिसीज़ हो। सो पैलिएटिव केयर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये केयर कह रहा है ये मेडिकल केयर है, और यहाँ हम हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी केयर की। कि ये केयर कहती है कि मेडिकल केयर तो ज़रूरी है ही हॉस्पिटल वाली, लेकिन उसी के साथ साथ पैलिएटिव केयर जहाँ पर कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, दे आर प्रोवाइडिंग, एक पेशेंट को फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए है, सोशल सपोर्ट भी चाहिए, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी चाहिए, और इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है पेशेंट्स को। सो ये पैलिएटिव केयर जो है, द 2018 लैंसेट कमीशन ऑन पैलिएटिव केयर रेफर्स टू सच कंडीशंस एज सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग्स। वो सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग्स जहाँ पर आपको फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, राइट। सो ये बात हो रही है कि मतलब अब इस WHO consider palliative care as an approach to improve the quality of life of patients and families who are dealing with these life-threatening diseases. आर्टिकल कह रहा है 80% ऑफ द इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करते हैं ये हेल्थ रिलेटेड सफरिंग, सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग्स, मतलब वो सबसे ज़्यादा आपको लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है विद द एजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग बर्डन ऑफ NCDs यहाँ पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू कंसीडर हाउ वेल इक्विप्ड इंडिया इज़ टू डील विद दी सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग। तो कंट्री हैज़ मेड लाइक सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन इम्प्रूविंग द पैलिएटिव केयर सर्विसेज इन द रिसेंट ईयर्स, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत स्कोप है, बहुत चैलेंजेस अभी पैलिएटिव केयर इंडिया के अंदर देख रहे हैं हम लोग। ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो गए, लिमिटेड एक्सेस टू पेन मेडिकेशंस, कल्चरल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डेथ एंड डाइंग, तो ये सब चीज़ें अभी हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आर्टिकल कह रहा है इंडिया कवर करता है पैलिएटिव केयर को अप्रॉक्सीमेटली 4%, सिर्फ मात्र 4%, जिसके अंदर 60% तो केरला के अंदर होते हैं पैलिएटिव केयर, सबसे ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ये है विद स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन द मेजर सिटीज। लेकिन केरला स्टेट स्टैंड्स आउट एज अ ग्लोबल एग्जाम्पल बन जाता है केरला ऑफ इंक्लूसिव केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द पैलिएटिव केयर। अगर आप केरला की बात करो ना तो मोर देन 400 कम्युनिटी पैलिएटिव केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पूरे स्टेट के अंदर स्प्रेड हैं, जहाँ वॉलंटियर्स हैं, नर्सेज डेडिकेटेड हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड होम केयर एज नीडेड। सो यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स विजिट पेशेंट्स होम टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट। तो यहाँ बात ये हो रही है कि एक ऐसा यूनिक मॉडल है जो सिर्फ that goes beyond just caring for patients। यहाँ पर देखो वॉलंटियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स इन केरला वो पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं इन वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। सिर्फ यहाँ कैंसर की बात नहीं हो रही है, आप चाहे अनकन्वेंशनल चीज़ें जैसे आप स्पाइनल इंजरी हो गई, HIV, एड्स, जेरियाटिक केसेस कैसे भी हो गए, वो समझते हैं दैट पैलिएटिव केयर needed not only for physical ailments but also for the social and emotional well-being of the patients, their families। सो वॉलंटियर्स जो केरला के अंदर है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, आप इर्रिस्पेक्टिव क्या कास्ट क्लास मैटर ही नहीं करता, दे गो बियॉन्ड देयर ओन नेबरहुड टू ऑफर सपोर्ट एंड केयर टू द फैमिलीज, राइट। वो सोशल सफरिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं जो फैमिलीज एक्सपीरियंस कर रही हैं और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।
सो केरला इसीलिए एक एग्जेम्पलरी स्टोरी बन जाता है दैट एम्फसाइजेज इंक्लूसिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट्स नीड। एक वॉलंटियर हैं, उन्होंने रेफर किया दैट डॉक्टर, बहुत अच्छी लाइन है ये, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये लाइन कि डॉक्टर्स नो सिम्टम्स, डॉक्टर सिर्फ सिम्टम दे के बता देगा, डॉक्टर्स नो सिम्टम्स, वॉलंटियर्स अंडरस्टैंड द सफरिंग। कितना मतलब ये लाइन को अगर आप समझो तो इस लाइन का बहुत ही एक डीप मीनिंग बनता है। वैसे तो केरला के वॉलंटियर ने एक बार कहा है कि वेयर डॉक्टर्स नो द सिम्टम्स, वॉलंटियर्स नो द सफरिंग। जो सफरिंग फेस करते हैं, चाहे वो पेशेंट्स हो चाहे वो फैमिलीज हो, वो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट उनको चाहिए रहता है। यहाँ पर हम बात करते हैं टोटल केयर की। टोटल केयर के अंदर उन्हें स्ट्रॉन्ग मोरल सपोर्ट देना, मेडिकल, सोशल, फाइनेंशियल, राइट, रिहेबिलिटेटिव सपोर्ट देना। सो वॉलंटियर्स हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी सोशल सफरिंग्स। यहाँ पर देखो, कम्युनिटी आइडेंटिफाइड दैट पेशेंट, कोई भी पेशेंट ना 20% तो मेडिकल सफरिंग से सफ़र कर रहा है, 80% उनकी सोशल जो रहती है वो है, 80% है सोशल, पेशेंट की सफरिंग 20% मेडिकल है, 80% सोशल है। तो यहाँ पर पैलिएटिव केयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये देखा गया है कि कुछ लिमिटेशंस अगर आप देखो तो ओनली 14% ऑफ द पेशेंट्स हु नीड पैलिएटिव केयर वर्ल्ड वाइड दे रिसीव इट, सिर्फ 14%। और केरला की कम्युनिटी मतलब 60% ऑफ द पेशेंट केरला के अंदर दे रिसीव पैलिएटिव केयर। पब्लिक हेल्थ पैलिएटिव केयर इंटीग्रेशन डिबंक्स मिथ्स अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और दैट द स्टेट कैन नॉट डिलीवर हेल्थ केयर। तो ये सब मतलब बातें हैं, अगर आप करना चाहो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। केरला कम्युनिटी मॉडल जो है वो हाईलाइट कर ही रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलंटियर्स इन अंडरस्टैंडिंग द सफरिंग। सो सॉलिडारिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्रिएटेड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो जाए, सो ये चीज़ें जो हैं, मतलब आप देख रहे हो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, जेंडर डिवाइड, सब टोटल केयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अपने आप में बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये लिखा हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग।